प्यारे परीक्षार्थियों, तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज में आज हम फिर भारतीय इतिहास को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसमें हम इस वीडियो में कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। वो पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से संबंधित होंगे। कुछ और भी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारी संस्था है द सेंटर फॉर एम्बिशन। सेंटर फॉर एम्बिशन यह आगरा में स्थित है और इसका ये टेलीग्राम चैनल है। ये फ़ोन नंबर है जिससे आप जो भी सिविल सेवा के संबंध में आपको जो भी जानकारी चाहिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज की हो, चाहे प्री की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, या क्लासेज के बारे में, एडमिशन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो, वो आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। या QR कोड भी स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको अगर याद हो तो मैंने जब नवपाषाण काल पढ़ाया था तो कश्मीर में दो मुख्य स्थल बताए थे, बुर्जहोम और गुफा कराल। तो इनकी विशेषता यह है कि कश्मीर के जो स्थल हैं वहाँ से व्यक्ति के साथ और उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की परंपरा सी रही और वहाँ कई कब्रों से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा बुर्जहोम। ठीक, अगला है, ये भी सेम क्वेश्चन है। बुर्जहोम गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास, गर्त मतलब गड्ढा। आखिर इंसान गड्ढे में रहेगा क्यों? जब जमीन ही इतनी उपलब्ध है तो उसे गड्ढे में रहने की आवश्यकता क्या है? लेकिन कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, बुर्जहोम है या गुफा कराल है, और भी कश्मीर के क्षेत्रों में बहुत भयंकर सर्दी पड़ा करती थी उस समय, और आज भी पड़ती है, लेकिन उस समय थोड़ा सा पृथ्वी का जो वातावरण है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा था। इसका एग्जाम्पल आप इससे लगा सकते हैं कि जो सिंध क्षेत्र है, जो आज रेगिस्तान है, वहाँ पे कभी गैंडा पाया जाता था। हिमाचल प्रदेश में भी गैंडे पाए जाते थे, लेकिन अब गैंडे सिमटते हुए कहाँ पहुँच गए? आसाम की घाटी तक। तो यह क्षेत्र पहले जो है काफ़ी हरा भरा क्षेत्र था, काफ़ी नमी वाला क्षेत्र था। तो और यहाँ सर्दी बहुत अच्छी खासी पड़ती थी। तो कश्मीर के क्षेत्र में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहा करते थे जिससे उनका सर्दी से बचाव हो सके। तो इसका भी जवाब क्या होगा? बुर्जहोम से। गर्त आवास यानी जमीन के नीचे घर। जब मैं पाषाण काल आपको पढ़ा रहा था तो मैंने यह भी बताया था कि पाषाण काल में जो स्थल हैं उनसे मिलान, वो किस स्थान पर स्थित हैं, वो किस काल से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। घटना चक्र में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक भविष्य के लिए दृष्टिकोण प्राप्त होता है कि जैसे कई क्वेश्चन हैं वो बार बार आ रहे हैं। घटना चक्र में दिए हुए 5 बार 7 बार एक सही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे बुर्जहोम वाला ही क्वेश्चन है, 3 बार आ गया अभी। तो ये क्वेश्चन आपको बताते हैं कि उस जो वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमेशा ध्यान रखना है, उसको अच्छी तरह से याद करना है, और उसके संबंध में जो भी अतिरिक्त जानकारी थोड़ी या ज़्यादा मिलती है तो उसको भी क्या किया जाए, याद कर लिया जाए, अपने नोट्स में लिख लिया जाए, जिससे कि उससे संबंधित, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्वानों के बीच में और उससे वो संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए, ये हमें क्या करना है, मिलान करना है। ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के स्थान हैं और ये स्थान से मैच करना है। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि बुर्जहोम कहाँ से है, वो नवपाषाण काल का स्थान है। और बनास घाटी, जब मैं ताम्रपाषाण काल की चर्चा कर रहा था तब मैंने बताया था बनास घाटी की जो है वो ताम्रवती आहार संस्कृति जिसको कहा जाता है, उससे संबंधित है, तो ये ताम्रपाषाण काल से हो गया। पुरापाषाण काल ये सोहन नदी घाटी है। सोहन नदी घाटी, सोहन संस्कृति जिसको कहा जाता है, यह पश्चिम से सिंधु की सहायक नदी थी और यहाँ से पुरापाषाण कालीन काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। जब मैं अभी कुछ देर में ही आपको चित्र, जो शैल चित्र हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा तो भीमबेटका का जिक्र जरूर आएगा। और वैसे ही भीमबेटका जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मानवीय आवास का केंद्र रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप खुद ही मैच कर सकते हैं। डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा, ये तो सभी तीसरे दिए हुए हैं। और पुरापाषाण काल का एक का चौथा, ये 2 रह गए। उसके बाद आ जाइए मध्य पाषाण काल, भीमबेटका बी का पहला, तो ये आंसर होगा आपका
बी। ठीक, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए स्थान आगे पुरातात्विक स्थल और वर्तमान, ये किस राज्य में, किस जिले में, यहाँ तक भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वैसे तो जिलों को बहुत कम महत्वपूर्ण वो है, नहीं पूछते हैं जनरली, लेकिन फिर भी कभी जो स्टेट लेवल के जो प्रश्न होते हैं, जैसे राजस्थान में होते हैं तो राजस्थान में जिले के हिसाब से पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस में। ऐसे ही यूपी में आपको संस्कृति या नृत्य या चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जिले के आधार पर पूछ सकते हैं। तो जब स्पेसिफिक आप प्रश्न मतलब स्टेट का पेपर देने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके संबंध में स्थल और जिले भी याद करना आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो अब हम करते हैं नेवासा, ईसमपुर, डीडवाना और गुडियाम गुफाएं। तो देखिए डीडवाना तो बहुत फेमस है, राजस्थान में है। नेवासा ये महाराष्ट्र का है। गुडियाम जो है वो तमिलनाडु की है। और ईसमपुर जो है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो आप इससे एक का तीसरा, एक का तीसरा, तीसरा ये रहा, और बी सी, सी का पहला, सी का पहला देखिए एक ये है। अगर आप सी का पहला ये है तो यहाँ से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। तो मैं स्थानों का विशेष ध्यान रखिए, स्थानों के संदर्भ में प्रश्न बहुत ज्यादा बना करते हैं। ख्याति का कारण बुर्ज-होम, देखिए ऐतिहासिक स्थान है और इससे ख्याति का कारण क्यों प्रसिद्ध है। तो बुर्ज-होम नवपाषाण कालीन है। चंद्रकेतु कौन से सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित देखने हैं। तो बुर्ज-होम किसके लिए फेमस है, नवपाषाण कालीन स्थल है, तो ये नहीं होगा। चंद्रकेतुगढ़ ये पश्चिमी बंगाल में है, चंद्रकेतुगढ़, और यह टेराकोटा कला से संबंधित है। और मैंने जब ताम्रपाषाण संस्कृतियां बताई थी तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति या जोधपुर गणेश्वर संस्कृति बताई थी, और ये कौन सी है, उसके बाद आपकी आहार संस्कृति आती है, बनास घाटी की संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, आपकी ताम्र कलाकृतियों से। तो चंद्रकेतुगढ़ और ये दोनों सही है, और ये आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक, फिर देखिए एक और स्थान है, पुरातात्विक स्थल है, राज्य है और विवरण है। चंद्रकेतुगढ़ अभी मैंने बताया कि वो कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है। तो एक तो यहाँ से ही ये गलत हो गया, कौन सी दी गई सूचना सही है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है, और ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। अभी मैं सब संस्कृतियां बताऊंगा आपको। मंगडू ये केरल का एक महापाषाण स्थल है। महापाषाण स्थल मेगालिथिक जिनको बोला जाता था। तो इसके संदर्भ में अभी आपको 2 मिनट में मैं चर्चा करता हूँ। और ये आंध्र प्रदेश में ये सेलग्राफ ये भी मैच नहीं होता है। 2 और 3 ये भी आपका आंसर होगा बी। तो ये जो महापाषाण स्थल हैं, ये जो महापाषाण संस्कृतियां हैं, ये आखिर कौन सी संस्कृतियां भारतीय इतिहास में। एक्चुअल में जो मानव को जब दफनाया जाता था तो कुछ ऐसी परंपराएं साउथ इंडिया में विकसित हुई जिसमें बड़े बड़े पत्थरों की कब्रें बनाई जाने लगी। कभी कभी इस ये एक कमरेदार हुआ करती थी जिसमें कई मतलब एक लाश को या शव को डालने के लिए एक छेद भी बना हुआ करता था। तो ऐसी कई सारी कब्रें, कई कई प्रकार की कब्रें दक्षिण भारत के बहुत से क्षेत्रों से प्राप्त हुई। बाद के उत्खनन और भी हुए तो यह पता लगा कि यह परंपरा केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में भी और भारत के कई क्षेत्रों में भी इस तरह की महापाषाण कब्रें पाई गई हैं। तो मध्य महापाषाण का संबंध किससे है, आपके समाधान प्रक्रिया से। एक और ध्यान रखने वाली बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि सभी महापाषाण जो स्थल या कब्रें हैं वो समकालीन नहीं हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की अगर मैं महापाषाण कब्रों की बात करूं तो वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं या उसके बाद की हैं थोड़ी सी। जबकि दक्षिण भारत की कब्रें जो महापाषाण कब्रें हैं वो लौह युग से जुड़ी हुई है और इनमें लोहे की वस्तुएं भी पाई गई हैं। और भी कुछ चर्चा करेंगे महापाषाण कब्रों के बारे में, अभी इतने ही। ठीक, विंध्य क्षेत्र के किस आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत कभी-कभी, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है। महा जो मध्य पाषाण काल है उसके बाद आदमियों मतलब उस इंसानों के कंकाल मिलने लगते हैं, और लगभग-लगभग सभी स्थानों पर कंकाल मिले हुए हैं, थोड़े बहुत कहीं ज़्यादा। लेकिन कभी-कभी कुछ बुक्स में अतिरिक्त जानकारी होती है, जिसमें उनकी संख्या दे दी जाती है कि 20 मिले हैं, कि 40 मिले हैं, सर्वाधिक कब्रें मिली हैं, तो वो प्रश्न फिर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह के जब आप किताब पढ़ रहे हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कुछ स्पेसिफिक जानकारी है, तो उसको ज़रूर याद किया जाए। उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि जैसे नर्मदा टोली है, वह भारत का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस तरह की जानकारी पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये जो है लेखैया, यहाँ से आपको कुछ विद्वान कहते हैं कि 17 मानव कंकाल मिले हैं, कुछ कहते हैं 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या है? लेखैया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? ये पहला कथन है ये, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल मतलब जो नव नियोलिथ आपका नियोसीन काल जो है उसमें, यानी जो आप जानते हैं कि पृथ्वी का भी विकास धीरे धीरे हुआ है, और उसमें भी बहुत सारे चरण हैं। जुरासिक काल है, आपका कार्बोनिफेरस युग है, तो वो आपको ज्योग्राफी के अंदर आप उनको पढ़ेंगे। तो जो अभी जो होलोसीन चल रहा है, जो सबसे नवीनतम युग चल रहा है, उसकी बात की जा रही है, और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। आपको मैंने जब मध्य पाषाण काल पढ़ा था, तो लगभग 12,000-14,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में काफी बड़े परिवर्तन हुए। शुष्कता बढ़ी। शुष्कता बढ़ने के साथ क्या हुआ कि जो घास के मैदान बढ़े, और घास के मैदान बढ़े तो उन पर रहने वाले जीवों की संख्या, घास जो शाकाहारी पशु थे उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी। तो जब आप समझिए कि अगर गर्मी बढ़ रही है, तो जो स्थान पहले से ही पठारी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, वनस्पति और कम होने लगेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, मानव जो उस समय क्या करता था, पशुपालन करता था, तो उसे चरागाहों की ज़रूरत थी। मध्य पाषाण काल में आप जानते हैं पशुपालन शुरू हो चुका था, तो पशुपालन पशुओं के लिए चरागाहों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा उनको भी कंदमूल फल आदि की ज़रूरत पड़ेगी। शिकार कर भी करते हैं, तो जानवर भी चाहिए जो जिनको वो शिकार कर सकें। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो विंध्य क्षेत्र के लोग थे, जो हल्के से पठारी क्षेत्र से थे और हल्का सूखे क्षेत्र से थे, तो उन्होंने नवीन क्षेत्र की ओर पलायन शुरू किया, और इसी वजह से यह कथन सही है, और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। तो आपका आंसर ये होगा। देखिए, प्रश्न में हमेशा याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन जनरली सीधे नहीं पूछे जाते हैं। जो आपने पढ़ा है और जो आपने समझ विकसित की है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगर 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 50-60 क्वेश्चन तो मतलब आप जो सीधे-सीधे नॉलेज होती है छोटी-मोटी, उससे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, जो आपकी समझ के ऊपर विकसित होते हैं। आपने क्या समझा है, क्या सीखा है, तो उसका बहुत महत्व होता है। तो किसी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके विचार विकसित होने चाहिए, और अपने तरफ से आप उसमें उसको व्याख्या करने में सक्षम होने चाहिए। तो ये आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किससे जुड़ा हुआ है? या ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुरातत्व का जितना भी है और संस्कृति संबंधी जितने भी अलग एक विभाग या मंत्रालय बना हुआ है भारत सरकार के अधीन में, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जनक, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम जो है वो भारत में जो आए थे, वो एक सैन्य जो
सेवा होती है, उसमें इंजीनियरिंग सेवा के तहत भारत में आए थे। लेकिन उनका पुरातत्व की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, भारतीय इतिहास की तरफ भी रुझान बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से उन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष ही बनाया गया था। तो कनिंघम महोदय जो हैं, उन्होंने भारत के संबंध में काफ़ी पुरातात्विक विश्लेषण किया है। लेकिन इन 12th की किताब में, पुरानी वाली किताब थी, उसमें एक चैप्टर का एक पार्ट है, उसमें कनिंघम का डायलेमा इसको बोला गया है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते थे। क्योंकि कनिंघम महोदय ने 2 बार हड़प्पा की यात्रा की थी और जो पाशुपति की मोहर है वो भी उन्होंने ही प्राप्त की थी। लेकिन हड़प्पा के महत्व को वो समझ नहीं पाए। तो उसका वो एक बहुत बड़ा रीज़न ये बताया गया है कि कनिंघम महोदय जो लिखित साक्ष्य होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और भारत के संदर्भ में ख़ास तौर से बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो लगभग छठी ईसा पूर्व के और उससे पहले थोड़ा का से जुड़े हुए हैं, तो उन पे बहुत भरोसा करते थे। और वैदिक काल वगैरह तो 1500, 1700, 1800, लेकिन जो हड़प्पा है, वो तो 3000 साल पुरानी हो गई। आज के संदर्भ में तो 3 और 2 5000 साल के आसपास पुरानी हो गई, ढाई साढ़े 4 5000 वर्ष पुरानी। तो कनिंघम महोदय इसी वजह से हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए थे। बाद में जॉन मार्शल हैं, दयाराम साहनी हैं, वो सब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है और बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी भोपाल आंसर होगा। यह भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय है मानव सभ्यता के विकास से संबंधित जो है, भोपाल गुवाहाटी। अब देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न, ये जो आगे में प्रश्न लिखे हुए हैं, इनमें एक ही चीज से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह जो टॉपिक है वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल बहुत सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह किस लिए फेमस है? अपने शैल चित्रों के लिए, शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैलाश्रय मतलब शैल में आश्रय। प्राचीन काल में जब आदि मानव हुआ करते थे, तो वो क्या, घर तो बनाते नहीं थे, झोंपड़ियां तो बहुत बाद में बनाना शुरू किया। तो वो कंदराओं में जो पहाड़ होते हैं, उसके अंदर जो गुफाएं होती हैं छोटी बड़ी, उनमें निवास किया करते थे, सर्दियों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए और मौसम की विभीषिकाओं से बचने के लिए। तो उसमें जब वो रहा करते थे, तो वो उनके अंदर उस स्थान को थोड़ा सा सुंदर बनाने की जिज्ञासा पैदा हुई हो या और भी कोई रीजन रहा हो, अपने जीवन से घटना संबंधित घटना तो उन्होंने चित्रित करना शुरू कर दिया और यही शैल गुहा चित्र बने। इसकी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में आपको देने वाला हूँ। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रायसेन जिले में है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये भी क्या है? भीमबेटका। तो आप ये देख रहे हैं कि भीमबेटका से कितने सारे क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा। ये कौन है? BS बाकड़कर महोदय हैं। यह यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, इन्होंने, ट्रेन रुकी थी और उनको कुछ दिखाई दिया पहाड़ पे चित्र वगैरह बने हुए, तो वो वहीं उतर गए और उन्होंने भीमबेटका को खोजा। बाकड़कर ने, देखिए यहाँ तक कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे संबंधित उस ईयर को भी पूछ लिया गया है कि किस वर्ष उन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा भीमबेटका की ही चर्चा कर ली जाए। ये भीमबेटका है, ये मैंने अभी सही कराया था लेकिन अभी सही तरह से नहीं किया। भीमबेटका, तो भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णुधर बाकड़कर। ये थोड़ा सा नाम MP मध्य प्रदेश वाले ने, थोड़ा सा मध्य प्रदेश PCS में गलत आ गया था, विष्णुधर लिख दिया विष्णुकर की जगह। तो अब हम बात करेंगे आज, जो भीमबेटका की हम बात कर रहे थे, शैल गुहा चित्रों की बात कर रहे थे, शैल चित्रों की बात कर रहे थे, उसको हम थोड़ा सा आज विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र, मानव
मैंने आपको जब पुरापाषाण काल या पाषाण काल के जब प्रश्न करा रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था उच्च पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएँ हैं। उनमें मुख्य विशेषताओं में क्या शामिल है? एक तो ये है कि उन्होंने अस्थि के उपकरणों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। दूसरी विशेषता है कि इसमें होमो सैपियंस का विकास हुआ था। तीसरी विशेषता यह है कि उन्होंने चित्रकाशी और नक्काशी प्रारंभ की थी। तो चित्रकारी, चित्र बनाना, नक्काशी किसी चीज में उकेर के, छेद के या काट पीट करके उसको आकृति का रूप देना। तो चित्रकारी और नक्काशी। तो उच्च जो मानव ने पहली बार अपनी भावनाओं को भौतिक रूप दिया, यह बहुत बड़ी घटना थी इतिहास की, कि मानव ने जो अब तक अन्य जानवरों की तरह जीवन जी रहा था, उसने अपनी भावनाओं को भौतिक रूप दिया। अपनी जो दैनिक क्रियाएं करता था या शिकार करता था, जो भी चीज थी, उनको भौतिक रूप से दिखाना शुरू किया। इसी कारण पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं कि कौन व्यक्ति जितनी अच्छी तरह से पेंटिंग को, भावनाओं में, अपनी भावनाओं को पेंटिंग्स में व्यक्त कर देता है, उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाता है। और ये आप कहीं भी देख सकते हैं, चित्रों के मामले में ये बात सही है। तो उच्च पुरापाषाण काल में इसने शैल चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। विश्व और इस समय कौन सी प्रजाति थी, उसका नाम था निएंडरथल, जिसको मैंने बताया था तो वह पार्श्विक मानव हुआ करता था। ठीक, निएंडरथल ने बनाना शुरू कर दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी इतिहास में, शैल चित्रों की खोज होना। मैं अभी बताऊंगा, विश्व का पहला शैल चित्र भारत में ही खोजा गया था। 1867-68 की घटना है। उत्तर प्रदेश के, जिसमें आप, जिस प्रदेश में आप ही रहते हैं, उस प्रदेश के सुहागी घाट मिर्जापुर में जो है, वहाँ कार्लाइल मुख्यतः यह पूछे जाते हैं और कार्कबर्न द्वारा खोजा गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यह शिला शैल चित्र मिले, फिर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मिले, भारत में इनकी खोज हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन्होंने इतिहास के संबंध में, पुराने जो आदि मानव थे उनके संबंध में इतिहास की धारा को बदल दिया। कैसे? इससे पहले इन जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्वविद थे, उनका यह मानना था कि आदि मानव बहुत ही निरीह प्राणी हुआ करते थे, खाने के लिए भटकते रहते थे, भरपेट भी भोजन नहीं मिल पाता था, बड़े बड़े हिंसक जंतुओं से उनका सामना होता था, अंधेरी रातें उन्हें परेशान करती थीं, बाढ़ की विभीषिका उन्हें परेशान करती थीं, और बड़ी ही निरीह स्थिति में इंसान जीवन जी रहा था। लेकिन इन चित्रों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि आदिमानव जैसा हम समझते हैं वैसे नहीं थे। वो भी आमोद प्रमोद मनोरंजन किया करते थे, और उनका जीवन वैसा दुखदाई या वैसा निरीह नहीं था जैसा हम लोग सोचते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक चित्र छोटा सा दिखाता हूं आपको, भीमबेटका से ही है। ये देखिए, ये चित्र है। इसमें ये लोग हाथ में हाथ डाल के नृत्य कर रहे हैं। तो उनका एक सामाजिक जीवन होता था, और वह आमोद प्रमोद भी किया करते थे। और यह ढोल जैसा ये व्यक्ति है, जो ढोल जैसा कोई वाद्य यंत्र भी बजा रहा है। तो हमारे इतिहास की एकदम पूर्णतः धारणा बदल गई कि आदि मानव निरीह प्राणी थे। उसके बाद तो अभी तक का जो दुनिया में सबसे प्राचीन जो गुफा चित्र मिला है, वह इंडोनेशिया मिला है। ये सबसे पुराना ज्ञात गुफा चित्र मुना द्वीप है, इंडोनेशिया में। यह लियांग मेटंग डनो गुफा से मिला है। यह एक हस्त चिन्ह है, हाथ का चिन्ह बना हुआ है। और यह कितना है? लगभग 67,800 ईसा पूर्व का है। 67,800 ईसा पूर्व का यह चित्र हाथ का बना, हाथ जो बनाया है उस आदि मानव ने, वह माना जाता है। उसके बाद बहुत सारी गुफाएं हैं विश्व स्तर पर, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, यूरोप में, और दुनिया के सब हिस्सों में जहाँ जहाँ इंसान रहा करता था प्राचीन काल में, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब हम भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 150 मध्य पाषाण विभिन्न शैल चित्रों के स्थान खोजे जा चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे, क्योंकि भारत में मुझे यह आभास होता है कि जनसंख्या शुरू से ही एक ठीक ठाक रही है, इसीलिए भारत में आप देखेंगे तो नव पाषाण काल के स्थल हों, चाहे वो ताम्र पाषाण काल के स्थल हों, लगभग लगभग पूरे भारतीय क्षेत्र से पाए जाते हैं। ठीक, तो
अब तक 150 के आसपास मध्य पाषाण युगीन शैल चित्रों को खोजा जा चुका है। भीमबेटका के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में खखार, जहोरा, कटौतिया, लखजोआर और आदमगढ़ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ व संबलपुर, लद्दाख क्षेत्र, बुर्जहोम से भी आपको मिले हैं, और कर्नाटक के कोप्पागुल्लू और संगनकल्लू से गुफा चित्र मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, मिर्जापुर से भी गुहा चित्रकारी के प्रमाण मिले हुए हैं। और भी अगर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आगरा में भी फतेहपुर सीकरी के पास और भी कुछ क्षेत्रों में इस तरह के मध्य पाषाणकालीन गुहा चित्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो जहां जहां इंसान रह रहे थे उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब मध्य पाषाण काल पे चलते हैं, भीमबेटका चलेंगे हम बाद में। इन चित्रों में किस चीज की प्रधानता है? आप ये जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए जाते थे, छोटे, और वह किसमें तीर, बाण, धनुष वगैरह में यूज हुआ करते थे, उपयोग किए जाते थे। तो इस काल में इंसान की शिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, शिकार। तो इस जो मध्य पाषाण काल के जो चित्र हैं वो ज्यादातर किससे जुड़े हुए हैं? उनकी शिकार करने की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत जानकारियां हैं। अब रायसेन भीमबेटका की बात कर लेते हैं। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम 1957 में पुरातत्व बीएस बाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज की थी, और यहाँ पे लगभग 700 शैलाश्रय हैं। कितने? 700 गुफा आश्रय स्थल हैं, यानी कि वह 700 के आसपास गुफाएं हैं जिनमें इंसान रहा करता था। प्राकृतिक रूप से निर्मित थी, इंसानों द्वारा निर्मित नहीं है। उनमें रहा करता था, और उनमें 400 से अधिक में शैल चित्र देखे जा सकते हैं। इनमें सर्वाधिक किस काल से संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। रंग किस प्रकार बनाए जाते थे? तो रंगों को क्या करते थे? खनिज जो मिलते थे, आप जानते हैं पठारी क्षेत्रों में पत्थर भी बहुत तरह के मिलते हैं, ठीक, तो उन खनिजों को पानी या जैविक द्रव्य जैसे अंडे की चर्बी, जैसे चर्बी अंडा के साथ मिलाकर रंग तैयार किया जाता था। गेरुआ, आप गेरू रंग को जानते ही होंगे। गेरू, लाल रंग गेरू या लोह ऑक्साइड से बनाया जाता था। सफेद रंग चूना पत्थर आज भी उपयोग होता है, और हरा रंग चालसेडनी नामक पत्थर से बनाया जाता था। सर्वाधिक प्रयोग जो है वो भीमबेटका में सफेद व लाल रंग का हुआ है, और ज्यादातर उन्होंने जानवरों के चित्र बनाए हैं। इंसान, प्रकृति, उनके भी चित्र बने हैं, और इस चीज से हमें ये भी जानकारी मिल जाती है कि वो किन किन जानवरों से परिचित थे, ठीक। तो जैसे हाथी है, गैंडा है, चीता है, हाथी, जंगली भैंसा, चीता, हिरन, नीलगाय आदि जंतुओं की 29 प्रजातियों का चित्रण भीमबेटका में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के बीच के हैं, यानी बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें ऐतिहासिक काल भी आ जाता है, पाषाण काल भी आ जाता है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, और 700 ईस्वी तक तो आपका बौद्ध युग भी आ जाएगा, अशोक का मौर्य काल भी आ जाएगा। तो बहुत लंबा समय है। इसमें बहुत सारी गुफाओं में अलग अलग काल के चित्र आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं केवल और केवल किसके? पाषाण कालीन जो चित्र बनाए गए हैं। चित्रों में श्रम विभाजन एक बहुत बड़ी बात है कि उसको भी प्रतिबिंबित दिखाई देता है। श्रम विभाजन का मतलब ये है कि स्त्रियां किस तरह के कार्य करती दिखाई गई हैं और पुरुष किस तरह के कार्य करते दिखाई गए हैं। आज भी अगर आप आदिम जनजाति समाज को देखेंगे, जो अंडमान निकोबार या आपके विंध्याचल क्षेत्र में ही बहुत सारी भील हैं, गोंड हैं, इस तरह की जनजातियां रहती हैं, तो इसमें देखिएगा कि जो पुरुष हैं वो क्या है, प्रायः शिकार करने का काम करते हैं, शिकार करते जाते हैं, और महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, कताई है, बुनाई है, या कंदमूल फल इकट्ठे करना है, भोजन पकाना है, उस तरह के कार्य देख करे जाते हैं। उस समय भी उन चित्रों से हमें इस तरह का विभाजन दिखाई देखने को मिलता है। तो पुरुषों को प्राय शिकार के दृश्यों में और महिलाओं को झुंड में भोजन करते, अनाज पीसते दिखाया गया है।
शिकार करते लोग और नृत्य करते लोग कुछ मुखौटा पहने हुए भी कभी-कभी दर्शाए गए हैं। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि वो जो मुखौटा पहने हुए जो व्यक्ति है, वो संभवतः ओझा ओझा यानी जो जादू टोना टोटका करने वाले हैं, उस तरह के लोग जो पराभौतिकी प्रक्रियाओं से जुड़े रहते हैं, उस तरह के लोग हैं। इस तरह की जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ है, वो जनजातियों में आपको वैसे भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उनके अपने तरह के देवी देवता होते हैं, जनजाति देवी देवता वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं। ऐतिहासिक काल में कुषाण और गुप्तकालीन एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो गणपति गणेश का प्राचीनतम चित्र यहीं से मिला है। एक चित्र ऐसा है जिसमें गणेश जी की आकृति, गणेश जैसी आकृति बनी हुई है। तो यानी मानव का शरीर है और सिर जो है उसमें हाथी का लगा हुआ है। तो इस तरह की आकृति कुछ बनी हुई मिली हुई है। इससे यह प्राचीनतम चित्रांकन हो जाता है गणेश जी का। और तो इसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ चित्र बने हुए हैं। ये देखिए शिकार का चित्र है, कुछ घोड़े 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 पालने का साक्ष्य भी यहाँ से मिल जाता है। हाथी के पालने का भी मिल जाता है, हाँ, शिकार करने का। किन-किन चीज़ों का, तो ये देखिए शिकार करने का, ये कोई पंछी हैं जिनका शिकार किया जा रहा है, कुछ हिरन वगैरह हैं, ये घोड़े बने हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चित्र जो हैं, इंसान है, इसके हाथ में देखिए ये कुछ पाषाण का अस्त्र लगा हुआ है पत्थर का। कुछ इस तरह के चित्र वो बनाए जाते थे। तो इस जो 5 जो गुहा चित्रों की जो खोज हुई, उनसे यह बहुत बड़ी मानवीय सोच इतिहासकारों की बदली कि इतिहास वो जो मानव थे, वो कौन थे? निरीह प्राणी नहीं थे। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा-सा और गुहा चित्रों के बारे में बताऊँ, तो जो भारत में जो गुफा चित्र बने हुए हैं, वो प्रायः खुले स्थानों में, मतलब खुले स्थान मतलब जहाँ प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रहती है गुफा में, उस जगह पे बनाए गए हैं और ऊँचाई पे बने हुए हैं। जबकि यूरोपीय जो गुफा चित्र हैं, वो प्रायः अंधेरी गुफाओं में बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो गुफा चित्र हैं भारत में, वह प्रायः आश्रय स्थल जिसमें वो या उनके निवास स्थल से पास में नहीं है। यानी निवास से थोड़ी-सी दूरी पे जाके उन्होंने गुफा चित्रों का निर्माण किया है। आरंभिक समय में हो सकता है जब पाषाण काल जब रहा हो, तो उन्होंने जिस गुफा में आश्रय लिया उस गुफा में चित्र बनाए हों। लेकिन बाद के काल में जब वो झोंपड़ियाँ बना के रहने लगे या और कुछ करने लगे, तो उन्होंने चित्र तो वहीं पाषाण उसी में कंदरा में ही बनाए हैं, उस शैल गुफा में ही बनाए हैं। अपने आवास स्थान से दूर जाके बनाए हैं। तो ये कुछ और विशेषताएँ हैं ये। तो राख के टीले क्या हैं? इनकी खोज दक्षिण भारत में हुई थी। तो इतिहासकारों ने फिर इसका और ज़्यादा इस विस खुदाइयाँ की और चीज़ों को समझा, तो बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बस्तियों के किनारे राख के टीले भी पाए गए। बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि राख के टीले जो होते थे, उनके पशुओं का बाड़ा होता था। मध्य पाषाण काल से इंसान ने जानवर पालना शुरू किए, मध्य और जो जानवर पाले जाते थे, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी जो भी था, वो मांस के लिए पाले जाते थे, दूध के लिए उपयोग के लिए उनको नहीं पाला जाता था। ताम्रपाषाण युगीन हो या और भी संस्कृतियाँ रही हों, बाद में वो दूध का प्रयोग होने लगा। लेकिन जब प्रायः जो प्रारंभिक दौर में इनको मांस के लिए ही पाला गया। तो बड़ी पैमाने पे ये पशुपालन किया करते थे। तो जो वो बाड़ा बनाते थे, उसके चारों तरफ आज भी क्या करते हैं, कांटेदार पेड़, उनको टुकड़े, झाड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं और कांटेदार पेड़, उससे चारों स्थान, पूरे स्थान को घेर दिया जाता है। फिर उसमें वो गोबर वगैरह और जो भी सफाई वगैरह करके जो कूड़ा करकट होता है, वो उस बाड़े के आसपास ही इकट्ठा हो जाता है। तो उस बाड़े को वो साल में एक बार उसको जला दिया करते थे, पूरा का पूरा इकट्ठा करके। एक उत्सव टाइप का होता था, उनकी कोई परंपरा रही होगी। तो वो वही जो है वो पशुपालन के साक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं। तो और वही राख के टीले प्राप्त साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से होते हैं। अब कुछ विद्वानों ने और इस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि कुछ और भी था इस राख के टीलों के पीछे। तो राख का कहाँ उपयोग होता था? तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जहाँ पशुपालन भी नहीं होता था, वहाँ जो राख के टीले हैं या गोबर के जो गोबर इकट्ठा हो जाता था, उसमें आग लगा के उसको राख बनाई जाती थी और उसका प्रयोग जो है वो प्लास्टर के तौर पे किया जाता था। एक
जैसे सीमेंट होता है ना, उसी तरह। तो राख का प्रयोग क्या है, वो दीवारों पे प्लास्टर के रूप में किया जाता था। बहुत सारे स्थान हैं दक्षिण भारत में, और वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ से ही बड़ी मात्रा में मिले हुए हैं। तो इसके बाद इतना ही, और अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।